नमस्कार साथियों, वाजपेयी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डीआरडीओ सेकंड शिफ्ट का 7/1/2023 का पेपर लेकर आए हैं। जितने भी क्वेश्चन जो भी साथी पेपर देने गए थे उन्होंने जो मुझे क्वेश्चन दिए, मैंने क्वेश्चंस को कलेक्ट करके और उसको डिस्क्राइब किया है, क्योंकि डिस्क्राइब करने से ये होगा उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आगे आप लोग का यूपीपीसीएल का एग्जाम लगा है तो उसमें आपको एक ही जगह कंटेंट मिल जाएगा और एक ही जगह मुझे समझाने में हेल्प होगी और आप फटाक से रेडी कर लोगे। ठीक है, अगर मतलब इतना प्रयास करने के बाद भी कोई तैयारी नहीं कर रहा है तो ये चीज़ गलत है। एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे, जब वो कोई भी चीज़ बताते थे करते थे उसके बाद कोई प्रयास नहीं करता था, उसी तरीके से अगर अब भी दूर सवेरा है तो इसमें कसूर तेरा है, क्यों नफरत करते हो काली रात से जब तेरे अंदर खुद अंधेरा है। समझ आया? अब भी दूर सवेरा है तो इसमें कसूर तेरा है, क्यों नफरत करते हैं काली रात से जब तेरे अंदर खुद अंधेरा है। इतना ईजिली तरीके से सब कुछ प्रोवाइड करना, 4-4 5-5 बुक एक साथ कलेक्ट करना, जितने क्वेश्चन जो क्वेश्चन आए हैं, लैंग्वेज तो उसमें बहुत सारी होती है, वो एक एक निकाल कर फिर उन्हें करना, तो अब बहुत ईजिली तरीके से यूपीपीसीएल में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसलिए मैं कल सेकंड पेपर उसका नहीं लेकर आई, क्योंकि अगर सेकंड लेकर मतलब मैं उसको बना नहीं पाई थी, ऑफिस से जल्दी नहीं आई, तो आज मैंने उसको मैं बनाऊंगी। और ये वाला मैं डाल रही हूँ, ये मैंने थोड़ा सा इस पर वर्क कर लिया था, ये क्वेश्चन मुझे मिल गए थे, वो क्वेश्चन बहुत कम मिले थे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी एग्ज़ाम देने जाता है साथियों, वहाँ पर जो बहुत सारे आईटीआई होल्डर्स मिलते हैं, प्लीज़ वहाँ से ही चैनल सब्सक्राइब और लाइक करा दीजिए। फटाफट आप लोग भी लाइक कर दीजिए। जितना हो आप लोग, जितने भी टेक्निकल ग्रुप से जुड़े हों, जितने भी आपके साथी हों आसपास, उनको, और किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो, आज सब लोग, पहली बात तो आज सारे लोग फ्री हो गए। सेल और एनपीसीआईएल का फॉर्म भर देंगे, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, लिंक डाल दिया है। बाकी मैं दोबारा उसको आज फिर से, लिंक ऊपर पहुंच गया होगा तो मैं उसको फिर से डाल दूंगी, लेकिन आज एनपीसीआईएल टेलीग्राम का और एनपीसीआईएल सेल का, दोनों का फॉर्म पड़ जाना चाहिए। बहुत कम फीस है उनकी, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग क्यों की जाती है? सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग सेल्फ स्टार्ट करने के लिए की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं है। और ये क्वेश्चन आया है डीआरडीओ सेकंड शिफ्ट में आया है कि सिंक्रोनस मोटर कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं है। उसमें सिंगल फेस की मोटर का नाम नहीं दिया गया है, और सिंक्रोनस मोटर दी गई है तो वो सिंक्रोनस मोटर है कि वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं है, और सिंगल फेस मोटर भी सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं होती है। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग क्यों की जाती है? सेल्फ स्टार्ट करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर कब सुधारती है? तो सिंक्रोनस मोटर शक्ति गुणांक को, पावर फैक्टर को कब सुधारती है? अति उत्तेजित अवस्था में, मतलब कि ये क्या इसको बोलेंगे, ओवर एक्साइटेड जब स्टेज होता है तब वो पावर फैक्टर को सुधारती है ना, इम्प्रूव करवाती है। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया है। सिंक्रोनस मोटर एक मतलब सिंक्रोनस मोटर किस किस अवस्था में काम करती है? सिंक्रोनस मोटर आमतौर पे लीडिंग पावर फैक्टर के लिए चलाई जाती है, मतलब पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, लीड करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसके 3 स्टेज होते हैं। यदि मोटर निम्न एक्साइटेड है, मतलब अंडर एक्साइटेड अवस्था में है, तब पावर फैक्टर लैगिंग होगा, लैग करेगा पावर फैक्टर। अगर मोटर मतलब निम्न, अंडर एक्साइटेशन, अंदर निम्न उत्तेजित अवस्था में है तो पावर फैक्टर लैगिंग करेगा। यदि वो समान अवस्था में उत्तेजित कर रही है तो पावर फैक्टर क्या होगा? यूनिटी होगा। क्या होगा? यूनिटी। लैगिंग, अगर अंडर एक्साइटेशन है तो लैगिंग, और नॉर्मल एक्साइटेशन है तो यूनिट, और ओवर एक्साइटेशन में है तो पावर फैक्टर को क्या करेगा? लीड करेगा। ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया सिंक्रोनस मोटर किसको सुधारती है, तो पावर फैक्टर को सुधारती है, लेकिन कौन सी दिशा में सुधारती है? जब वो ओवर एक्साइटेशन में होता है, मतलब आगे बढ़ रहा होता है। ठीक है, तब उसको लीड करती है।
क्या कंडीशन हुई? पहला तो ये हुआ सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर को सुधारती है। फिर पावर फैक्टर में 3 कंडीशन होती है, लीड, लैग और यूनिटी। तो लैग कब करती है? जब वो अंडर एक्साइटेशन में है तो वो लैग करेगी, जब वो नॉर्मल एक्साइटेशन में है तो वो क्या करेगा? यूनिटी होगा, जब वो ओवर एक्साइटेशन में होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो वो लीड करेगा। मतलब निम्न उत्तेजित में लैग करेगा, समान उत्तेजित में क्या करेगा? एक होगा, और ओवर उत्तेजित में क्या होगा? लीड कर जाएगा। ठीक है, आया साथियों समझ में? फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर का लाभ क्या है? साथियों यूनिवर्सल मोटर के बारे में फर्स्ट टेस्ट में भी आया था, सेकंड में भी आया और थर्ड में आया। मैंने एक ही जगह इसको सेकंड वाले में डिस्क्राइब कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल क्वेश्चन और ऑप्शन मुझे मिल गए थे, मैंने वही दिए। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर हाई स्टार्टिंग टार्क मोटर है, हाई स्पीड मोटर है, हाई कैपेसिटी है, ऑल ऑफ दीज, मतलब उपरोक्त में सभी। तो इसमें आंसर होगा यूनिवर्सल जो मोटर होती है वो स्टार्टिंग टार्क में भी काम आती है, मतलब उसका स्टार्टिंग टार्क भी होता है, हाई स्पीड पे भी काम करती है, हाई कैपेसिटी भी होती है। ये तीनों आंसर सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, जैसे आपको कंटेंट मिल गया, मैम बार बार बोल रही है यूनिवर्सल का, तो आपने यूनिवर्सल मोटर ढूंढी और उसको पढ़ लिया। ठीक है, अपनी बुक में। अभी तो बहुत सारे तो जानते ही नहीं होंगे कौन से बुक में कौन सा चैप्टर होता है, लेकिन कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यूपीपीसीएल देने के बाद चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमारे संग जितने भी लोग जुड़े हैं एक्चुअल में, और टेलीग्राम में जाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं एक दिन, आज संडे है, मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँ वहाँ पर, जितने भी मैंने बनाए हैं। ठीक है, अब यूपीपीसीएल में आप लोग कमर कस के लग जाइए। ठीक, अभी दिल्ली मेट्रो की आने की पूरी संभावना बन रही है, डीएमआरसी में आने वाली है वैकेंसी। तो दिल्ली मेट्रो भी 2-3 साल में निकालता है, कोविड के दौरान निकाल नहीं पाया वो वैकेंसी, लेकिन उसने एक सिस्टम बना दिया था। अब सुन रहे हैं कि वो इस महीने की लास्ट तक आ जाएगी। टेक्नीशियन लोको पायलट आने वाली है। ज़रूरी नहीं है कि हम जब तैयारी, मतलब फॉर्म आ जाए तब तैयारी करना स्टार्ट करें, ऐसे नहीं होता। हमें तैयारी पहले से रखनी पड़ती है, पहले से उस टाइम पे केवल हमें रिवीजन और प्रैक्टिस लगाना होता है और देखना होता है। प्रैक्टिस में अगर वहाँ पर 120 या 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 150 में हम 130 के आसपास पहुँच रहे हैं या नहीं, कहाँ गलत कर रहे हैं, और जो गलत कर रहे हैं उनको मतलब उसको दोबारा हम रीचेक करते हैं, है ना। इसलिए ये नहीं कभी तो फॉर्म आया ही नहीं, जब आएगा तब देख लेंगे। अगर प्रॉपर में टाइम देना है तो प्रॉपर पढ़ो। बोलते नहीं है, करत करत अभ्यास से जड़मति होती सुजान, निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। ठीक है, आप निरंतर प्रयास करते रहोगे तभी आप देखो ना, मैं तो जॉब में होने के बावजूद भी सोचती हूँ कि नहीं, हम अपना कंटेंट भेजें। मेरे को साथ साथ गवर्नमेंट जॉब मिली है, तो कम से कम हमारे साथ जो जुड़े हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लड़के अप्रेंटिस कर रहे हैं, उनको तो मैं ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के पढ़ाती हूँ। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी डिवाइस है जो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड सेफ्टी प्रदान करती है? ऑप्शन में वैसे तो इसमें फ्यूज भी हो जाता है, ऑप्शन में जिस हिसाब से दिया गया था उस हिसाब से एमसीबी भी एमसीबी है। ठीक है, वो कौन सी डिवाइस है जो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड सेफ्टी प्रदान करती है? तो क्या है? एमसीबी है। एमसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मेरे पुराने वीडियोस भी आप देख लो, मेरे 32 वीडियोस अभी तक पहुंचे हैं, मतलब 32 वीडियो हैं हमारे चैनल पे। आप लोग एक एक, और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, डीआरडीओ की प्लेलिस्ट डालोगे तो पूरे डीआरडीओ से रिलेटेड जुड़ के उसमें 1 से 9 तक का आ जाएंगे, 10वां मैं ऐड कर दूंगी, और ये 2 पेपर के हो गए। ठीक, और जो भी एक एक 2-2 क्वेश्चन को भी मैंने कस के डिस्क्राइब किया है, और शॉर्ट क्वेश्चन 4-5 है, तो उसको मिला के 32 है। मुश्किल से 1-1.5 घंटे का पूरा मटेरियल है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारी, एक बार आप लोग उसको पूरा देख लें और चैनल को पूरा जरूर देखें। ठीक है, आप फटाफट जितने लोग भी हैं इसको लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो भी हो आपके साथ में इसको शेयर करते जाइए। अब देखिए क्या है, एमआई यंत्रों में विक्षेपण बल, देखिए टार्क मतलब होता है विक्षेपण टार्क, जो होता है फोर्स टार्क, क्या होता है, किसके समानुपाती होता है? तो एमआई में क्या होता है, ये धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। कहीं कहीं आपको यहाँ फॉर्मूले में एफ की जगह टीवी लिखा मिलेगा।
T प्रोपोर्शनल I स्क्वायर। मतलब मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, जो इनका टार्क जो होता है वो टार्क बल जो होता है वो I के वर्ग के समानुपाती होता है। अब देखिए मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट AC/DC दोनों को नापता है। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछता है तो ये टार्क के केवल I के समानुपाती होता है। इसका जो ये फोर्स टार्क होता है वो केवल I के समानुपाती होता है। ये वाला क्या था, I के वर्ग के समानुपाती था आयरन में, और कॉइल में क्या है, I के समानुपाती। अगर पूछे आपसे क्वेश्चन तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्या होता है, ये AC/DC दोनों को मेजर करता है। यहाँ मैंने लिखा नहीं कॉइल वाले में, ये केवल DC को मेजर करता है। ये AC/DC दोनों को मेजर करता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, वॉट मीटर का कार्य सिद्धांत। वॉट मीटर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पे करता है। वॉट मीटर किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पे। इसमें क्योंकि जो भी मैग्नेट यूज करे जाते हैं जब इस मीटर को बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अब मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया, वॉट मीटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डायनमो और इंडक्शन टाइप मीटर। वॉट मीटर दो प्रकार के होते हैं, डायनमो टाइप, इंडक्शन टाइप। डायनमो टाइप वॉट मीटर एक मूविंग कॉइल यंत्र है। ये जो डायनमो टाइप होता है ये मूविंग कॉइल यंत्र होता है, ये AC/DC दोनों को नापता है। और इंडक्शन टाइप जो वॉट मीटर होता है वो ओनली AC मेजर करता है। मैंने मेजरिंग चैप्टर में भी इसको जो मेजरिंग का एक वीडियो डाला है, 10-12 क्वेश्चन है उसमें, तो वहाँ पे मैंने वॉट मीटर को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, डायनमो टाइप AC/DC दोनों मेजर करता है, और इंडक्शन टाइप जो होता है ओनली AC मेजर करता है। आपको समझ आ रहा है ना, दिख तो रहा नहीं है मैम क्या समझे, है ना, मैं भी ध्यान नहीं दे रही हूँ बताने में। AC/DC दोनों को मेजर करता है और ये ओनली AC को। देखिए यहाँ ये वाला ओनली AC/DC दोनों और ये ओनली AC को करेगा। इसको बहुत ध्यान से रखना, बार बार गलत हो जाता है, मेरे से हो जाता था, इसलिए मुझे जो क्वेश्चन मैं बार बार बोलती समझो मैं वहाँ कहीं ना कहीं गलती करके आई हूँ। ट्रांसफार्मर में अधिकतम इफिशियंसी कब प्राप्त, भैया हमारे पुराने वीडियो से क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं। देखो ये वाला मिल गया, मूविंग कॉइल वाला, मूविंग ये मैंने नहीं बताया था उसमें, डिवाइस वाला MCB वाला बताया है। एक लोग मुझसे बोल रहे थे क्या पढ़ा रहे हो, सबको पागल बना रहे हो, और ऐसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। बताइए DRDO में बेसिक पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, और हम लोग ने बेसिक और प्लस थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया था, और वो थोड़ा ही क्वेश्चन लेवल का बढ़ के आया है ना। अगर आपको इतने 8-10 दिन की पढ़ाई में अगर आपको 12-15 क्वेश्चन वहाँ पे मिल रहे हैं, और जो हमसे ऑफलाइन पढ़े उनके 22-22, 25-25 क्वेश्चन डिट्टो वही मिल रहा है, तो बताइए कि आप 10-12 दिन में 25 क्वेश्चन मायने रखते हैं, जितने अभी किताब को पूरा पढ़ा ही नहीं है एक भी बार। हम लोग ने तो पता नहीं कितने बार किताबें पढ़ी थी। अब देखो फिर इंसुलेशन का रेजिस्टेंस किस में मापा जाता है, ये 6/1/2023 के फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस होता है वो मैगर से नापते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या था, मैगर जो होता है वो इनफाइनाइट से 0 की तरफ उसकी रीडिंग होती है। मैगर 10,000 ओम से अधिक रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है। मैगर की संरचना डायनमोमीटर के समान होती है। ये मैं पॉइंट बोलती जा रही हूँ, लिखते जाओ छोटे छोटे, जो कॉपी के ऊपर वो बना होता है। ठीक है, संरचना के समान होती है। मैगर जो होता है एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक, मैगर जो बना होता है पूछे तो मैगर DC जनरेटर और ओम मीटर से मिलकर बना होता है। मैगर को यूज करते समय याद रखना चाहिए इसमें 2 लीड होती हैं, दोनों लीड आपस में ना स्पर्श करें वरना शॉर्ट हो जाता है। साथियों लिखते भी चलना, एक कॉपी बना लो, उसको एक ये सोच लो ऊपर डालो UPPCL और आज की तारीख डालो, आज का संडे डालो, और उसके बाद UPPCL की कॉपी में पूरे वीडियो एक एक करके नोट करो। आज वाला तो बहुत ज़्यादा नोट कर लेना, ये जो मैं करवा रही हूँ एनालिसिस करवा रही हूँ DRDO का, उसके बाद आगे बढ़ना, बस उसको याद करना, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। बहुत हो गया समझाते समझाते। अगला देखिए, आर्मेचर का प्रतिरोध किसके द्वारा मापा जाता है। भैया आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है। मैंने देखिए बनाया है, ये आर्मेचर की वाइंडिंग का वो है। ये ब्रश लगे होते हैं, ब्रश किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। ऑप्शन में ग्रेफाइट भी आएगा, बट कार्बन है तो आप कार्बन को लगाना।
ठीक है। ये ब्रश जो होते हैं ये कार्बन के बने होते हैं, और उसके बाद ये A1 ये A2 इसके पॉइंट हैं, और ये लो रेजिस्टेंस होता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस सबसे लो रेजिस्टेंस होता है, और जो लो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग नापते हैं शंट ओम मीटर से। ठीक है। अगर यही पूछ लेता है मीडियम रेजिस्टेंस तो उसको नापते हैं हम सीरीज ओम मीटर से। ध्यान रखिएगा, मैं सब मीटर मीटर सब दिखाने वाली हूँ। थोड़ा सा पेपर कर लो, उसके बाद देखना इलेक्ट्रीशियन कैसे पढ़ी जाती है। मेरा उद्देश्य कोई बस ये है कि आप लोग सिलेक्ट हो जाओ, जो भी जहाँ से जुड़ा है। सीआरओ किस प्रकार की सप्लाई को मेजर करता है? जो सीआरओ होता है, सीआरओ आपने इंटर में पढ़ा होगा, बहुत लोग के प्रैक्टिकल का वो रहता है, ये प्रैक्टिकल में भी होता है। सीआरओ किस प्रकार की सप्लाई को मेजर करता है? तो एसी और डीसी दोनों सप्लाई को मेजर करता है। सीआरओ का फुल फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। सीआरओ होता है कैथोड रेस ऑसिलोस्कोप, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को मापता है, समय अंतराल टाइम पीरियड को मापता है। ठीक है। अगर यहाँ पर पूछ रहा था सप्लाई पूछी तो हमने सप्लाई लिख दी। एसी डीसी दोनों को नापता है, फ्रीक्वेंसी को मापता है, समय अंतराल को मापता है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रेस ऑसिलोस्कोप। ठीक है। फिर देखिए नीचे क्या है, नियॉन फेस टेस्टर की रेटिंग क्या होती है? भैया वैसे ये होती तो 100 से 500 वोल्ट तक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 500 वोल्ट शायद नहीं था। मैंने पूछा था उस लड़के से क्या ऑप्शन में 500 वोल्ट था, नहीं था मैडम। तो ये 100 से 250 वोल्ट तक रहेगा। और नियॉन टेस्टर जो लैंप होता है उसमें नियॉन बल्ब लगा रहता है। जो हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्टर लेके सप्लाई चेक करते हैं कि फेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो नियॉन टेस्टर, उसमें नियॉन बल्ब लगा रहता है। फिर नेक्स्ट देखिए, शंट मोटर की फील्ड कॉइल चालू अवस्था में अगर खुल जाए तो स्पीड क्या होगी? ये थर्ड वाले में भी कल भी था, कल थर्ड मीटिंग में जो हुआ डीआरडीओ का पेपर उसमें था। शंट मोटर की फील्ड खुल जाए, अगर फील्ड कॉइल खुल जाए चालू अवस्था में तो क्या होगा? तो स्पीड बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि हम फील्ड से ही उसको कम ज़्यादा करते हैं, वहीं पे रियोस्टेट लगाते हैं। तो देखिए स्पीड क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। और हमने बताया है फ्लक्स अगर कम हो गया, फ्लक्स कम हो जाएगा जब उसमें कुछ करंट जाएगा ही नहीं, वो तो ओपन हो गई। जैसे फ्लक्स बढ़ा, मैं सॉरी फ्लक्स खुल गया तो क्या हुआ? स्पीड एकदम कम हो गई, वहाँ पे फ्लक्स कम हो गया तो स्पीड एकदम तेज हो गई। फ्लक्स ओपन हो गया तो स्पीड ज़्यादा है। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला में? एन प्रपोर्शनल या एन इक्वल टू 1/5। तो फाई जब कम हो जाता है, ओपन हो गया, खुल गया, वहाँ पर कुछ प्रक्रिया हो ही नहीं रही है, तो स्पीड क्या हो गई? हाई हो गई। ठीक है। चलिए देखिए, केबल की ग्रेडिंग किस आधार पर की जाती है? तो केबल की जो भी ग्रेडिंग होती है, जो उसको ग्रेड दिए जाते हैं, वो ग्रेडिंग होती है वोल्टेज के आधार पर। ठीक है। अब हमने देखो इसमें लिखा है अंदर केबल कितने प्रकार। एलटी केबल जो लो टेंशन केबल होती है वो 1 किलो वोल्ट से लेकर 1 किलो वोल्ट, या उसको हम 1000 वोल्ट बोलते हैं, 1 किलो वोल्ट या 1000 वोल्ट। एचटी केबल जो होती है, हाई टेंशन केबल जो होती है, वो 1 केवी से लेके 11 केवी तक होती है। सुपर टेंशन केबल जो होती है 11 से 33 केवी तक होती है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल जो होती है वो 33 केवी से लेके 66 तक होती है। ये मैं सुनूंगी एक एक से, मैं उस बॉक्स में पूछना स्टार्ट करूंगी एक एक लड़के से, जितने लोग भी मुझे मेरे संग आएंगे वॉचिंग टाइम पे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो प्रॉपर तरीके से, मुझे आंसर देना स्टार्ट करो। क्या था? एसटी केबल, एसटी टेंशन, एसटी टेंशन केबल जो होती है, सुपर टेंशन केबल जो होती है, वो क्या करती है? 11 केवी से 33 केवी तक होता है। ईएचटी एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल 33 से 66 तक होती है। ऑयल फील्ड गैस प्रेशर केबल ये 66 से 132 केवी तक होती है। उसके बाद देखो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट केबलें हैं। ये एमआई केबल, मिनरल इंसुलेटेड केबल, इसका फुल फॉर्म का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यूपीपीसीएल जिसको देना है वो तो जरूरी देख लें। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जरूर देख लेना आप लोग। एमआई केबल जो होता है मिनरल इंसुलेटेड केबल। XLPE क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल। ठीक है, आगे बढ़े। इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
आप लोग लगे रहो, मैं सिलेक्शन तो करवा ही दूंगी, टेंशन बिल्कुल मत लेना, सिलेक्शन होगा, देख लीजिएगा। 100 से ऊपर सारे लोग यूपीपीसीएल में ये दे कर आएंगे। और जहाँ न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट कर दिया वहाँ देख लीजिएगा 135 136, बाकी आप लोग अपना वो देख लीजिए। बस लगे रहो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक भी पहुँच जाए। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें यही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। बहुत लोग तो मुझे बस प्रॉब्लम बताते रहते हैं, यार प्रॉब्लम होगी तभी तो तुम जागोगे। और हर प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो पढ़ाई है। अगर आपकी जॉब लग गई सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। नौकरी लगते ही पीढ़ी दर पीढ़ी सुधर जाती है साथियों, बहुत ऑप्शन खुल जाते हैं। आप जुड़िएगा, आगे हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता ऑफिस, और ऑफिस के बाद बस कंटेंट कलेक्ट करके या कहाँ से कहाँ तक हाईलाइट कर चुकी हूँ, आगे बताना है, अभी ये बताना है। आप लोग देखते होंगे एक एक दो दो दिन का गैप हो जाता है, क्योंकि यूपीपीसीएल में जाने का तो टाइम होता है, वापसी का कोई टाइम नहीं होता। अगर साइट पे चले जाओ तो फिर कब लौट रहे हैं कुछ पता नहीं, है ना। इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग छुट्टियों पे हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन आगे चल के आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है 400 केवी ओवरहेड लाइन में डिस्क की संख्या कितनी होगी। वैसे तो 25 होती है, लेकिन यहाँ पर 22 डिस्क लिखा है। इसको निकालने का एक तरीका भी होता है कि हम कैसे निकालते हैं, वो पहले मैं यहाँ करने जा रही थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी था, मैंने सोचा आप लोग घबरा जाओगे, तो अभी आप इसको ऐसे ही रट्टाफिकेशन कर लो और मैं इसका प्रोसेस अभी डिस्ट्रीब्यूशन में बता दूंगी। पूरा पूरा एक एक पेज एक एक लाऊंगी वीडियो, जो केवल एक चैप्टर पे रिलेटेड होगा। अब देखो, बैटरी किस सिद्धांत पे काम करती है ये मैंने कई बार बताया कितने कितने, और बैटरी किस सिद्धांत पे काम करती है वो तो मैंने लिख दिया, फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के सिद्धांत पे। अब फटाफट आप लोग बताते जाओ। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है, फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है, थर्मल रिले किस सिद्धांत पे काम करती है, और वॉट मीटर किस सिद्धांत पे काम करता है। ये क्वेश्चन अभी मैंने पीछे बताया है। जितने भी प्रिंसिपल है फटाफट बताइए, आप लोग कुछ भी तैयारी कर नहीं रहे हो यूपीपीसीएल के लिए। सारे लोग फटाफट आंसर दो, सारे के आंसर देना है, 7 पॉइंट मुझे मिलने चाहिए। सबके सबके रिप्लाई आए। नेक्स्ट देखो, प्रेरकत्व को कैसे बढ़ाया जा सकता है। प्रेरकत्व को परागमता को बढ़ाकर, मतलब एक मैग्नेट लिया, उस पर क्वाइल जो होती है, क्वाइल की संख्या को, टर्नों को बढ़ाकर, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में जो वो दिया गया है, परागमता को बढ़ाकर हम जब भी इंडक्टेंस को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो मोटर में मोटर परिपथ में थर्मल रिले का उपयोग क्यों किया जाता है। मोटर परिपथ में जो होता है थर्मल रिले जो होती है वो ओवरलोड से सेफ्टी करती है। जैसे ही ओवरलोड होता है, आपके यहाँ थर्मल रिले लगी हुई है आपके जो भी बॉक्स में, अगर गांव वालों ने कुछ ज़्यादा उससे प्रेशर लेना, मतलब पावर लेना स्टार्ट किया, उसमें पावर में क्या होता है, पावर बराबर V/I, मतलब वोल्टेज और करंट दोनों, जहाँ पे कंजम्पशन होना स्टार्ट हुआ, जहाँ पर लोड बढ़ना स्टार्ट हुआ, वैसे ही थर्मल रिले तुरंत ही ट्रिप कर जाती है। ठीक है, ये पेड़ों पे भी जो लाइनें छू रही होती है ना, इसीलिए एक पानी वाला मौसम आता है बरसात में, बरसात के टाइम पे क्या करते हैं, उस टाइम सारे बरसात में ट्री कटिंग होती है, पेड़ों की कटाई करी जाती है, क्योंकि अगर वहाँ से कुछ भी टच करता है थोड़ा सा भी, तुरंत ही हमारा सब स्टेशन से लाइट तुरंत ट्रिप कर जाती है। वो जो ट्रिप करने का प्रोसेस होता है तो वो क्या होता है, थर्मल रिले। अगर पूछता है सप्लाई फ्यूज, तो सप्लाई फ्यूज क्या करता है, शॉर्ट सर्किट से सेफ्टी करता है। सप्लाई फ्यूज ये क्या होता है, थर्मल रिले कर रहा है, ओवरलोड से सेफ्टी कर रहा है। सप्लाई फ्यूज जो होता है वो शॉर्ट सर्किट जो होता है उससे हमको सेफ्टी देता है। अब देखो लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैपेसिटर का कार्य क्या है। भैया कैपेसिटर और सिंक्रोनस मोटर ये दोनों का कार्य होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। पूरी इलेक्ट्रिसिटी में बार बार आप ये पढ़ोगे, कैपेसिटर
कैपेसिटर भी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। आप देखते हो अपने घर में पंखे में लगा रहता है कैपेसिटर। पंखे में कौन सी मोटर लगी रहती है, फटाफट लिख के मुझे भेजो। पंखे में परमानेंट कैपेसिटर मोटर लगी रहती है। मिक्सी में कौन सी मोटर लगी रहती है, यूनिवर्सल मोटर लगी रहती है। गन्ने की मशीन में कौन सी मोटर लगी रहती है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर लगी रहती है। लिखते जाना, मैं पूछूंगी जरूर एक एक से। अब बताइए फ्यूज की रेटिंग। फ्यूज की अभी मैंने सारे रेटिंग एक जगह करवाए हैं, जब जब भी मैं डिस्क्रिप्शन कराती हूँ बताती रहती हूँ। फ्यूज की रेटिंग जो है वो एम्पियर में होती है। अब मुझे सबकी रेटिंग बता डालो। सर्किट ब्रेकर की रेटिंग किस में होती है, एमवीए में होती है। फ्यूज की रेटिंग जो होती है एम्पियर में होती है, सर्किट ब्रेकर की एमवीए में, मेगा वोल्ट एम्पियर। ट्रांसफार्मर की रेटिंग, अल्टरनेटर की, टाइप करते जाइए फटाफट, आंसर देते जाइए। अल्टरनेटर की रेटिंग, जनरेटर की रेटिंग क्या होती है, मोटर की रेटिंग क्या होती है, बैटरी की रेटिंग क्या होती है, फ्यूज की रेटिंग क्या होती है, बल्ब की रेटिंग क्या होती है, एलईडी की रेटिंग क्या होती है, और इंसुलेटर की रेटिंग क्या होती है। इंसुलेटर एक नया आया है, ये हमारे डिपार्टमेंट में एक भैया हैं, उन्होंने मेरे को भेजा था। क्या मैडम बताइए इंसुलेटर की रेटिंग होती क्या है, वो मेरा टेस्ट ले रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोग को भी मैं बता दूँ। ठीक है, इंसुलेटर की रेटिंग क्या होती है, फटाफट जल्दी जल्दी टाइप करते जाइए आप लोग। जिसको जो भी क्वेश्चन का आंसर ना दे पा रहा हो वो मुझसे पूछ सकता है। टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लो, मैं टेलीग्राम को ओपन कर दूंगी उसमें कि आप लोग भी मैसेज कर पाओ। तो वैसे आप लोग मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आज टाइम मिला तो नया नंबर लाऊंगी, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल नंबर हो जाते हैं, उसमें डिपार्टमेंटल फ़ोन भी इतने आते हैं, अपने फ़ोन भी, तो बहुत हौच पौच हो जाता है। बहुत लोग को तो मैं बोलती हूँ मैं अच्छा भेजती हूँ, मैं आप करती हूँ, लेकिन फिर मैं भूल जाती हूँ कि इतने सारा उसमें लोग जुड़े हुए हैं कि आप सबका नाम तो इतना याद नहीं रहता मुझे। आगे बढ़ूँ, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, मैं आगे बढ़ गई। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, प्लीज़ कर दीजिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब फटाफट, जितने भी लोग हैं लाइक कर दीजिए इसको और अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। देखिए ये वाला नॉर गेट वाला जो आया था ना, ये उसमें भी आया है, सॉरी सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है। जो क्वेश्चन मुझे बाद में मिले मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, वीडियो डाल चुकी हूँ उसका। नॉर गेट का निर्गत अगर आउटपुट जीरो है, मतलब निर्गत जीरो है तो निवेश कितना होगा, तब निवेश क्या होगा, एक लिखा है आंसर में। अब देखते हैं नॉर गेट की टेबल, ए बी वाई, इसमें क्या होता है, जीरो जीरो तो वन, जीरो वन तो फिर जीरो आता है आउटपुट, अगर वन जीरो तो फिर जीरो, वन वन जीरो। तो यहाँ पूछा गया अगर निर्गत जो है वो जीरो जीरो दिया है तब, तो देखिए जीरो जीरो दिया और हमको मिला आउटपुट वन। अगर जीरो वन दिया होता तो जीरो। ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी जब डिप्लोमा कर रही थी तो E2 पोर्शन जो इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन जो था वो मेरा उतना अच्छा नहीं था जितना मेरी कमांड थी इलेक्ट्रिकल में, तो इसलिए आप इसको रटना, मैम ने भी रट रट के किया है और इतना ही पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, फ्यूजिंग फैक्टर का मान। फ्यूजिंग फैक्टर एक से अधिक, मैंने फ्यूजिंग अपने वीडियो में फ्यूजिंग फैक्टर पढ़ाया है आप लोग को कि नहीं पढ़ाया, आंसर दो। मैंने उसका मान भी बताया, उसका फॉर्मूला भी बताया, और HRC फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है 1.11 वो भी बताया। ठीक है, फ्यूजिंग फैक्टर का मान एक से अधिक नहीं होता। ठीक, आर्क समन मतलब कि क्विंचिंग के लिए किसका यूज किया जाता है साथियों, क्विंचिंग जो होती है उसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो करते हैं वेरिस्टर। वेरिस्टर को बोलते हैं VDR। VDR का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर। इसमें हम क्विंचिंग के लिए वेरिस्टर का प्रयोग करते हैं। एक होता है PTC। PTC को हम लोग बोलते हैं सेंसर। PTC मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आज देखिए इसको थोड़ा सा एक पेज में है, जो अभी नेक्स्ट वीडियो डालूंगी DRDO सेकंड शिफ्ट का, तो उसी पेज में इसको डिस्क्राइब कर दूंगी। ठीक है, वैसे मैं आपको कई चीज़ें डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, रजिस्टेंस पर टेम्परेचर का प्रभाव बता चुके हैं हम उस टॉपिक को पूरा। PTC इज कॉल्ड सेंसर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और NTC होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं थर्मिस्टर, और VDR को बोलते हैं वेरिस्टर। सेंसर, थर्मिस्टर, वेरिस्टर। जो PTC होता है ना, ये सेंसर, इसी की एक डिवाइस होती है। जैसे ही आप मॉल में एंट्री करते हो देखते हो वो आपको सेंस करता है आपकी परछाई को कि कोई आ रहा है, तुरंत ही गेट ओपन हो जाता है। वहाँ पे सेंसर लगे होते हैं। वो सेंसर कौन सा सेंसर होता है,
थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिकलाइज भी लाइए, दिमाग में ये होता है तो क्यों होता है ना, इसका क्या रीज़न है। इस तरीके से आने वाले टाइम पे हम आपको वीडियोस बना बना के दिखाएंगे अपने सब स्टेशन के, कि मीटर टेस्टिंग में हूँ मैं, मीटर डिपार्टमेंट में हूँ, तो मीटर के क्या क्या मतलब मीटर के अंदर कौन सी जेली होती है, एनर्जी मीटर कैसा होता है, वॉट मीटर कैसा होता है, कैसे हम लोग टेस्टिंग करते हैं, कैसे हम लोग अगर मीटर की डिस्प्ले चली जाती है तो हम लोग कैसे पकड़ लेते हैं उसको, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें उसमें बारीकियों से, जैसे हम लोग CCPC कॉइल होती, करंट कॉइल कहाँ है, पोटेंशियल कॉइल कहाँ है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे जुड़े रहिए। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगी, थोड़ा टाइम लगेगा नो डाउट, क्योंकि अभी मैं बस पेपरों के लिए 1 महीना हुआ है, 28 तारीख को 2 महीने होंगे जाकर वीडियोस बनाते हुए, लेकिन उसमें भी आप लोग ने बहुत साथ दिया। खैर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए कंडक्टेंस का यूनिट महो होता है। ऑफलाइन वाले बच्चे जो हैं वो जान रहे होंगे, मैंने एक एक चीज़ ये कराई। कंडक्टेंस का यूनिट महो, एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो कम होता है। अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आपसे पूछता है तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं तक जितने मुझे मिल पाए मैंने उसको डिस्क्राइब किया। बाकी आप लोग को लग रहा और देखेंगे आप लोग करते हुए तो हाँ, आप लोग अपने आंसर टैली कर पाएंगे अपने माइंड में। और भी क्वेश्चन जो भी बाद में पेपर अगर मिलता है ईमेल वगैरह पे आप लोग को, तो हम लोग इसको फुल्ली डिस्क्राइब करेंगे। बट अब हम लोग एक पेपर हम और डालेंगे DRDO सेकंड शिफ्ट का। थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो फर्स्ट, सेकंड और ये वाले आज वाले वीडियो से लगभग मिलते हुए हैं, तो वो हम थर्ड का नहीं डालेंगे वीडियो, वो हम लोग पेपर आने पे ही देखेंगे, क्योंकि मुझे बहुत उसके क्वेश्चन नहीं मिल पाए। अब हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग UPPCL का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे साथियों। UPPCL में मैं आपको पेपर दिखाऊंगी पहले, और उस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन, तो अभी हम जैसे 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन में हर पेपर के 15-20 क्वेश्चन कम से कम हो चुके हैं, क्योंकि कहीं वो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका आंसर मिल गया, कहीं किसी और पेपर में पूछा गया तो वहाँ से आपको आंसर मिल गया। क्योंकि अभी मैंने DRDO के जितने भी वीडियो डाले काफ़ी सारे, तो आप लोगों से प्लीज़ आप लोग एक एक पेपर कर डालो, भले यहीं से स्टार्ट कर दो आज से ही, लेकिन एक एक पेपर अपनी कॉपी पे नोट कर लो। भले आपको PDF मिल जाता है, बट आप जब खुद से लिख के करोगे ना तो बहुत ईजी, बहुत आप देखिएगा कि आपकी 1-1.5 महीने में 2 महीने में आप बताने लायक, पूछने लायक हो जाओगे, और कॉन्फिडेंस नंबर अंदर से बिल्ड करता है। साथियों आप लोग को तो इतना कुछ मटेरियल मिल रहा है, यूट्यूब हो गया, जब हम लोग तैयारी करते थे तब तो ऐसा कुछ था ही नहीं, खुद किताबें ले लेके ढूंढते रहो, पढ़ते रहो, इलेक्ट्रीशियन की ABCD खुद से जानी, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट ITI से ITI किया हुआ था, तो वहाँ पे टीचर उतना बताते नहीं थे, बहुत खुद से मेहनत करनी पड़ी। फिर खैर पावर हाउस से मैंने जब अप्रेंटिसशिप करी है तो वहाँ पर एक AE मीटर सर थे, उन्होंने बहुत बहुत, मैं उनको दिल से अभी भी थैंक्स बोलना चाहूँगी। उनकी हेल्प से मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज जो इम्प्रूव हुआ है, और मुंबई से मैंने CTI किया है, CTI से मेरा जो प्रैक्टिकल मुझे मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ है बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे 2008 से 10 में ITI के बाद 2015 वाले बैच में मुझे जाकर मेरे को ये कंप्लीट हुआ है कि वाकई में ITI क्या है, वाकई में प्रैक्टिकल और थ्योरी को हम कैसे रिलेटेड करें, है ना। बल्कि आपको मैं इतना भटकने नहीं दूंगी, बिल्कुल भटकने नहीं दूंगी। मैं पहले आपका सिलेक्शन कराती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि और भी लोग जो मतलब और इलेक्ट्रीशियन से लेने के बाद और क्या क्या आप कर सकते हो, कहाँ से लाइसेंस बनवा सकते हो, कहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्या क्या और दुकानें खोल सकते हो, इलेक्ट्रीशियन में कौन कौन से और CTI वगैरह में कौन कौन से छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, वो करने से आपको कहते हैं प्राइवेट कंपनी में आपका प्रमोशन हो सकता है। सब कुछ बताएंगे, साथ ही थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि अभी मेरा पूरा फोकस, और हम चाहते भी आप लोग का भी पूरा फोकस UPPCL को लेकर हो कि हम UPPCL क्रैक करें, है ना। उसके बाद तो फिर आगे चीज़ें चलती रहेंगी। जो एग्ज़ाम सामने है, अभी मेरे को सिर्फ अर्जुन वाला सीन करना है कि मेरे को केवल वो दिखे, चिड़िया की आँख, ठीक है। जिनका UPPCL नहीं है वो नहीं सोचे कि मैम हमको तो कुछ बोल ही नहीं रही है, वो लोग भी पढ़ते रहें, क्योंकि एक भी बहुत सारे एग्ज़ाम उनको देने को मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथियों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा ऑफलाइन भी जो बैच होता है ना, वो 8, साढ़े 8 बजे से 10 बजे तक का
मेरा बैच चलता है कानपुर में, तो अगर किसी को जो कानपुर से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पर भी आके पढ़ सकते हैं, है ना, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बताइए, जितनी भी मेरी कोशिश होगी, बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा, हम सारे लोग मिलकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस पढ़ाई से रिलेटेड समस्या हो, पढ़ाई से रिलेटेड समस्या हो, और बाकी जो समस्या है जैसे कि फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे, आर्थिक समस्या, हाँ उसमें, बाकी और समस्या नहीं, लोग कुछ ना कुछ अपना बताना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उन समस्याओं का समाधान मेरे पास नहीं है, और वो सब तो आपको ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। या समझ रहे हैं, समझदार लोग समझ रहे हैं कि मैम क्या बोल रही हैं। चलिए, ओके।